हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। ये आपकी 2024-25 की आपकी न्यू बुक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है अनुक्रमणिका। यहाँ पे आपके सारे पाठों के नाम दिए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 1। अध्याय 1 में है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, दूसरे में है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जेम्स मिल। इस तरह आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका तीसरे में, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, औपनिवेशीकरण। इसके बाद चौथे में है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। आपका उत्तर होगा बी नंबर, अभिलेखागार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो आपके उत्तर में करना है 10 वर्ष। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। पहला में है, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा। तो आपको यहाँ पे भरना है, जेम्स रेनेल ने बनाया। दूसरे में है, अर्थशास्त्री जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। आपको यहाँ पे स्कॉटलैंड भरना है। तीसरे में है, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 1837 में शुरू हुआ था। डी नंबर में है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। तो आपको यहाँ पे 3 भरना है। पाँचवें में है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। तो आपको यहाँ पे 1773 भरना है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। आपको उत्तर में करना है, इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 8वें में है, सुलेखनवीस किसे कहा गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है, सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेखनवीस कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वें में है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज, प्रचार अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि देख सकते हैं। 10वें क्वेश्चन में, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। आपको उत्तर में करना है, इतिहास को तारीखों से जुड़ाव का मुख्य कारण है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। आपको उत्तर में करना है, छपाई की तकनीक के प्रसार से संसार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में करना है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए। तो आपको उत्तर में करना है, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को दूरस्थ स्थानों पर यात्रा के लिए रेल द्वारा कम खर्च में और कम समय में पहुंचा जा सकता है। रेल द्वारा बड़ी संख्याओं में यात्रियों और सामानों को ले जा सकते हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 14 में है, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। आपको उत्तर में करना है, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है। तो आपको उत्तर में करना है, जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उनका
साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। आपको उत्तर में करना है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। तो आपको इस तरह करना है। इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 2 में दिया है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर फैक्टर से। दूसरा है फरमान शब्द का अर्थ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर शाही आदेश। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में है मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका उत्तर हो जाएगा काली मिर्च, इलायची। चौथे में है प्रारंभिक ब्रिटिश काल में प्रशासनिक इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था। आपका उत्तर हो जाएगा प्रेसिडेंसी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवें में है कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर अवध। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। पहले में है 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे, तो यहाँ पे आपको भरना है ईस्ट इंडिया व्यापारिक कंपनी में फैक्ट्री आरंभ की गई थी। बी में आपको भरना है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में, तो यहाँ पे आपको बंगाल भरना है, बंगाल प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। और आपको सी नंबर में भरना है मीर जाफर। डी में भरना है आपको विलय और पाँचवीं में भरना है आपको रेगुलेटिंग। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सातवें में है किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। तो आपको उत्तर में करना है वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्रा द्वारा 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। आठवीं में है इजाज़तनामे से क्या आशय था। तो आपको उत्तर में करना है इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके बाद आता है आपका नौवें में है बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। आपको उत्तर में करना है बक्सर युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। 10वें में है पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको उत्तर में करना है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। आपको उत्तर में करना है यूरोप के बाज़ारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। 12 में है सहायक संधि की शर्तें क्या थी। तो आपको उत्तर में लिखना है सहायक संधि की शर्तें। पहला है भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरे में है देश रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। तीसरा है देशी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखेंगे तथा रेजिमेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेगी। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे।
आपको उत्तर में करना है वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। पहला है 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। दूसरे में है इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तीसरे में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद 14 में है प्लासी युद्ध के क्या कारण थे। आपको उत्तर में करना है प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। दूसरा है कंपनी में सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासतें तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। तीसरे में है नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे। आपको उत्तर में करना है स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच संघर्ष विस्तारवादी नीतियों, स्थानीय क्षेत्रों पर आक्रमण, भारी कर लगाने, स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप, प्रतिरोध का हिंसक दमन और संस्कृतियों के टकराव जैसे विभिन्न कारण थे। 16 में है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। तो आपको उत्तर में करना है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला है सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थी। दूसरे में है सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। तीसरे में बाजारों पर कब्जा की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई। आपको उत्तर में करना है लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए सर्वोच्चता की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य भारत में सभी देशी शासकों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करना था। 18 में है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। तो आपको उत्तर में करना है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 3 में दिया है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर स्थानीय बंदोबस्त। दूसरे में है महलवारी व्यवस्था में महल शब्द का अर्थ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ग्राम समूह। इसके बाद तीसरे में है भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा बंगाल और बिहार। चौथे में है ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/3 एकड़। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5वें में है स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई। तो आपको उत्तर में लिखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको जो है ए नंबर में भरना है स्थानीय बंदोबस्त, दूसरे में भरना है आपको बहालवारी, तीसरे में भरना है आपको नील बागान मालिकों और चौथे में भरना है आपको टॉम्स मुनैरो, भरना है आपको रयावारी। तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था। तो आपको उत्तर में करना है कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उसकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो गया था। 8वें में है कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया। आपको उत्तर में करना है कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से
राजस्व की प्राप्ति हो सके और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद 9वें में है बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर में लिखना है बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। 10वें में है अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 में है नील तथा वोड़ के पौधों में अंतर बताइए। आपको उत्तर में लिखना है नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि वोड़ पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। दूसरा है नील से कपड़े को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड़ से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे। आपको लिखना है नील की खेती के मुख्य 2 तरीके निज और रियायती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रियायती में बागान मालिकों के द्वारा रियायतों के साथ अनुबंध किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 13 में है नील के व्यापार बढ़ाने के लिए किन अवसरों बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे। उत्तर में कहना है नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे। पहला है नील के उत्पादन में पैसा लगाना। दूसरा है नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। तीसरे में है भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 में है महलवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था। आपको उत्तर में लिखना है रैयतवारी भू राजस्व में राजवित्त करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। इसके साथ ही रैयतवारी का क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जबकि महलवारी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाप्रांत और पंजाब था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15 में है किसानों को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी। आपको उत्तर में लिखना है किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। पहला है बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। दूसरे में नील की खेती के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तीसरा है नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। इसके बाद है 16 में है अंग्रेज़ों ने भारत में व्यावसायिक फसलें के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया, इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर में लिखना है अंग्रेज़ों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर इसीलिए दिया क्योंकि भारत में ब्रिटिश उद्योगों की मांगों को पूरा करना और यूरोपों और अमेरिकी बाज़ारों में ब्रिटिश के लिए वाणिज्य लाभ उत्पन्न कराना था। भारत में व्यावसायीकरण के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन के तहत कुल क्षेत्र में कमी आ गई थी। इसके बाद 17 में है बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। आपको उत्तर में करना है नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। इसके बाद 18 में है महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी। आपको उत्तर में लिखना है बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से वहां के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे,
जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 4 में दिया है आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। पहला क्वेश्चन आता है आपका, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। आपका उत्तर होगा बी नंबर परती। दूसरा है सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पहले में लिखा है बैगा, तो बैगा को जो है आपको मिलाना है मध्य भारत। इसके बाद है गोंड, गोंड का हो जाएगा उड़ीसा। लंबाडिया, लंबाडिया का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और गद्दी, गद्दी का हो जाएगा कुल्लू। तो इस तरह आपको मिलाना है। इसे ही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे में है सांग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर वेरियर एलिविन शामराव हिवाले। चौथे में है झारिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। आपका उत्तर होगा बिहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाँचवें में है संथाल विद्रोह डैश डैश सन में हुआ था। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1855 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो यहाँ पे जैसे ए नंबर में आपको भरना है झूम खेती, बी में भरना है आपको महुआ, सी में भरना है आपको घुमंतु और डी में भरना है आपको बैगा और गोंड। इसको आप गोंड कर लीजिएगा। और ई में भरना है आपको ग्रम संगमा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सातवें में है घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। आपको उत्तर में लिखना है घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। आठवें में है आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। आपको उत्तर में लिखना है आदिवासी समूह अपना जीवन यापन झूम खेती, शिकार व उत्पादों की इकट्ठा करके एक कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरियां पाल कर करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नौवें में है वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। आपको उत्तर में लिखना है वर्ली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। 10 में है झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो आपका पहला विशेषता है झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी। दूसरा है झूम खेती में जब फसल पक जाती है तो उसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है। तीसरे में झूम खेती में घास फूस को जलाकर राख में फसलों के बीज को बिखेर कर बो दिया जाता है। इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 में है आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। तो आपको उत्तर में लिखना है आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण व व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। तो आपको उत्तर में लिखना है जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन इसीलिए क्यों किया क्योंकि वे उसे अपना भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा ने जनजाति समूह की दशा और दिशा में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको लिखना है वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला है वन कानूनों के लागू होने से झूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी। दूसरा है वन कानून लागू होने से आदिवासी समूहों का जीवन संकट में आ गया। तीसरा है आदिवासी समूहों को मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे। आपको उत्तर में लिखना है झूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि झूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। 15 में है बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए। आपको उत्तर में लिखना है बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। पहला है बिरसा ने शराब व जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। दूसरा है गांव की व अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। तीसरा है बिरसा ने अन्याय का विरोध कर आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया।
इसके बाद आता है आपका 16 में, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए, आपको लिखना है। पहला परिणाम है, बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों के ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा है, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। तीसरा है, इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है, दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह लिख लेना है, जैसे यहाँ पे लिखा है भील, बैगा, गोंड, संथाल, मुंडा, खासी। जैसे इस मानचित्र में आपको इस तरह से लिख लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 5 में है, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। पहला क्वेश्चन आता है, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा सीताराम पांडे। दूसरा है, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था, आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, राजगढ़। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे, आपको उत्तर में करना है कानपुर। चौथे में है, खुर्दा राज्य स्थित था, आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में। इसके बाद नेक्स्ट है, पाँचवें में, कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे, आपको उत्तर में लिखना है सामाजिक कारण से। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको पहले में लिखा है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के अधिकतम अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। दूसरा है, सन 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तीसरे में है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कंपनी ने रंगून स्थान पर निर्वासित कर दिया था। तो आपको यहाँ पे रंगून भरना है। डी में है, 1858 ईस्वी के एक्ट कानून द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तो आपको वायसराय लिखना है। ई नंबर में है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7 में है, मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब और किस आरोप में दी गई थी, आपको उत्तर में लिखना है 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। 8वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको उत्तर में लिखना है अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं। पहला है, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। दूसरा है, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वां में है, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था, आपको उत्तर में लिखना है अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 10वें में है, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया है, आपको उत्तर में लिखना है ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, आपको उत्तर में करना है उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के केंद्र दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी था। इसके बाद 12 में है, किन कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए, आपको उत्तर में लिखना है गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। अंग्रेज़ों द्वारा अफीम, चाय, कॉफ़ी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। इसलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने में
बर्मा जाने से क्यों मना किया? उत्तर में करना है 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। इसके बाद 14 में है सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव की है। पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। 2 में है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तीसरा में भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। चौथे में है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद 15 में है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए? आपको उत्तर में करना है भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि कारणों से भारतीय सैनिक 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 में 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता क्यों चुना? तो आपको उत्तर में लिखना है, अंग्रेज़ों ने पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य की ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और राजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। इसलिए 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता चुना था। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। ये जो आपके नाम दिए हुए हैं, इन नामों को जो है आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से आपको दर्शा लेना है। तो आपके सारे नाम लिखे हुए इस मानचित्र में, आप इस तरह से लिख लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अध्याय 6 में दिया है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। पहला क्वेश्चन आता है आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। दूसरा में है, प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता था? तो आपको उत्तर में लिखना है, तो आपको उत्तर में करना है एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग। इसके बाद आता है आपका तीसरे में 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। आपका उत्तर हो जाएगा थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर। चौथे में सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, उपरोक्त विचार था। तो आपको उत्तर में लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है 1854 के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्न स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ। आपका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। तो आपको यहाँ हैदराबाद करना है। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको पहले नंबर में भरना है समर्थक, बी में भरना है आपको यूरोपी और सी नंबर में भरना है आपको वुड्स डिस्पैच, डी में भरना है आपको बनारस और ई में भरना है आपको भारतीय। तो आप इस तरह से देख के भर लीजिएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन आता है, वर्नाकुलर से क्या आशय था? तो आपको उत्तर में लिखना है, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। 8 में है, अंग्रेज़ों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? आपको उत्तर में करना है, अंग्रेज़ों का सांस्कृतिक मिशन था कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उन्हें रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे? उत्तर में करना है, शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के विचार थे कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। शिक्षा से छात्रों को कोई
हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। इसके बाद 10वां आता है अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया। तो आपको उत्तर में करना है अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 में है जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था। उत्तर में लिखना है जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और वे उसे आदर और महत्व देते हैं। इसके बाद 12 में है चार्ल्स वुड के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में क्या संदेश था। आपको उत्तर में करना है चार्ल्स वुड के वुड डिस्पैच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक लाभ बताया गया, व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होगा, देश के संस्थानों के विकास में मदद मिलेगी, भारतीयों की रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा, साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों का नैतिक उत्थान भी होगा। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी, संक्षेप में लिखिए। उत्तर में करना है 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। वहाँ छोटे छोटे केंद्र थे, 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। बच्चों की फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी। इसके बाद आता है आपका 14 में सन 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए। आपको उत्तर में लिखना है 1854 के बाद कंपनी में देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए। पहला है कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को नौकरी पर रख लिया। दूसरे में है प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। तीसरे में है अध्यापन कार्य पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। चौथा में है विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। 15 में है महात्मा गांधी की औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे। तो आपको उत्तर में लिखना महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा के संपर्क में आकर भारतीय पश्चिम सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है। इसके बाद 16 में है शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। तो आपको उत्तर मिलेगा शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। उनका मानना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों एवं आकांक्षाओं को समझ सके। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, अतः उन्हें कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में शिक्षा के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या अंतर था। तो आपको उत्तर में लिखना है शिक्षा के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में निम्न अंतर था। पहला, गांधी जी पश्चिम सभ्यता के अत्यधिक आलोचक थे, जबकि टैगोर पश्चिम शिक्षा के अच्छे तत्वों को अपनाना चाहते थे। दूसरा है, गांधी जी कला और संगीत के माध्यम से शिक्षा के समर्थक थे, जबकि टैगोर ने उन्हें शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं माना। तीसरा है, गांधी जी ने बच्चे के संपूर्ण विकास और जातिवाद को खत्म करने पर जोर दिया, जबकि टैगोर शिक्षा के माध्यम से आत्म प्राप्ति पर जोर देते थे। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 7 में है महिलाएं, जाति एवं सुधार। पहला क्वेश्चन आता है आपका, राजा राममोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ब्रह्मा समाज की। इसके बाद है
दूसरा में है विधवा विवाह कानून पारित किया गया था। आपका उत्तर हो जाएगा सन 1856 में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। उत्तर हो जाएगा आपका सन 1929 को। इसके बाद आता है आपका चौथे में है सतनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा घासीदास। तो इस तरह आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पाँचवें में है विधवा विवाह कानून के लिए विशेष प्रयास किया, तो आपका उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक पहले में जो है ए में भरना है आपको प्रसार, बी में भरना है आपको 18 वर्ष, सी में भरना है आपको हेनरी लुई विलियन डेरोजियो, डी में भरना है आपको बम्बई और ई में भरना है आपको 1829। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी से आया, तो आपको उत्तर में लिखना है सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव 19वीं सदी में आया। 8वां क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उत्तर में लिखना है आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। उन्होंने शिक्षा एवं ज्ञान में प्रचार प्रसार का समर्थन किया तथा सभी गलत रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों का खंडन किया। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपका राजा राममोहन राय को समाज का सुधारक क्यों कहा गया है, आपको उत्तर में लिखना है राजा राममोहन राय को समाज सुधारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। इसके बाद आता है आपका 10वां क्वेश्चन में है 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है प्रमुख समाज सुधारकों के नाम राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानड़े आदि हैं। इसके बाद 11 में है प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे, तो आपको उत्तर में लिखना है 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उत्तर में करना है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में मुमताज़ अली, पंडित रमाबाई बेगम, रुकैया सखावत आदि महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था, उत्तर में लिखना है 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में डर था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थलों से गुजरकर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थलों से दूर रखना चाहिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है बाल विवाह निषेध प्रश्न क्रमांक 14 में है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था, इसमें क्या प्रावधान किए गए, तो आपको उत्तर में लिखना है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। बाल विवाह निषेध कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती है। बाद में यह उम्र बढ़कर क्रमशः 21 साल और 18 साल कर दी गई। इसके बाद आता है 15 में है सत्यशोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, आपको उत्तर में लिखना है सत्यशोधक समाज 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में हुआ और इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार थे, आपको उत्तर में करना है स्वामी विवेकानंद द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में
उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक समान आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं का एक होने का उपदेश दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है, चित्र में दिए महापुरुषों को पहचानिए एवं उनके महत्वपूर्ण कार्यों को लिखिए। तो आपको लिखना है, पहला है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्हें देश में सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करवाने के लिए उन्हें विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। दूसरा में है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके कुछ प्रमुख कार्य सत्यार्थ प्रकाश, यथार्थ, सत्यार्थ भूमिका, संस्कार विधि आदि हैं। तीसरे में है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर भारत के महानतम समाज सुधारक हैं। उन्होंने दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में समान रूप से प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। चौथे में है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 8 में है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। पहला प्रश्न आता है आपका, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दूसरे में केसरी समाचार पत्र के संस्थापक थे। आपका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है आपका वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था। उत्तर होगा आपका गुजरात। चौथे में है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद नेक्स्ट आता है पाँचवें में ब्रिटिश भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका उत्तर डी नंबर सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1922 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो आपको जो है ए नंबर में भरना है इल्बर्ट बिल, दूसरे में भरना है आपको मराठी, तीसरे में भरना है आपको स्वतंत्रता और चौथे में भरना है आपको दांडी मार्च और पाँचवें में भरना है आपको रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना प्रांतीय स्वायत्तता कहलाता है। इसके बाद 8वें में है बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था। आपको उत्तर में करना है सन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन किया। विभाजन का कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की मंशा बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना था। इसके बाद 9वें में है साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। तो आपको उत्तर में करना है 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसके बाद 10वें में है इल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस लिया था। तो आपको उत्तर में लिखना है सन 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, परंतु अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे। आपको उत्तर में करना है गांधी जी की दांडी यात्रा इस उद्देश्य की थी कि वह समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और भारतीय जनता के दिलों में
ब्रिटिश कानूनों का भय निकालेंगे और जनता को आंदोलित करेंगे। इसके बाद आता है आपका 12 में किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। आपको करना है, महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। इसके बाद 13 में है, रॉलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया। आपको उत्तर में लिखना है, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। भारतीयों का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए भारतीयों ने रॉलेट कानून का विरोध किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है, असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं एवं कार्यों का बहिष्कार किया गया। तो आपको उत्तर में लिखना है, असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा विदेशी कपड़े की होली जलाई गई। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों व विधान मंडलों का बहिष्कार किया। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राम गोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत से वकीलों ने वकालत छोड़ दी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में बंगाल विभाजन क्यों किया गया एवं इसके क्या परिणाम हुए। तो आपको उत्तर में करना है, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना व बंगाल की जनता को बांटना था। इसके कारण लोगों में गुस्से की लहर फैल गई जिसने स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए। बंगाल विभाजन करने का अंग्रेजों का उद्देश्य था कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में कैबिनेट मिशन की असफलता के क्या कारण थे। आपको उत्तर में करना है, कैबिनेट मिशन एक महान योजना थी जिसका उद्देश्य भारत की संविधान सभा बनाना और विभाजन को टालना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद के कारण कैबिनेट मिशन असफल रहा था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में दिए गए चित्रों को पहचान कर किन्हीं दो महापुरुषों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान का वर्णन कीजिए। तो आपको लिखना है, पहला है सुभाष चंद्र बोस। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। राष्ट्रभक्ति एवं स्वतंत्रता का संदेश जनगण मन तक पहुंचाने के लिए बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना और आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत कर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके बाद दूसरे में है भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य कामगारों और श्रमिकों को प्रेरित करके ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ अपनी पीड़ा व्यक्त करना था। भगत सिंह ने एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1928 में सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य लोगों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विद्वान परिषद में बम फेंका था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। तो आपको इस तरह से करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।